नमस्कार। विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। 1 अक्टूबर को इस बार मतदान होगा। सभी चुनाव आयोग के द्वारा तिथि घोषित करने से अचंभित है, क्योंकि सरकार ही नहीं, विपक्षी दल भी अभी पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाए थे और एक उम्मीद की जा रही थी कि 1 महीना बाद आचार संहिता लगेगी। अब जबकि तिथि घोषित हो चुकी है और सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के टिकट के झज्जर से प्रबल दावेदार कप्तान सिंह बिरधाना जी जिला परिषद के चेयरमैन हैं और काफ़ी समय से झज्जर में भागदौड़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पूर्व में निर्दलीय के तौर पर चुनाव भी लड़ चुके हैं और अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एक बार फिर से वो इस दौड़ में शामिल हैं। कप्तान जी, आपका स्वागत है। और एक विपक्ष का मुद्दा है कि विकास कार्य नहीं हो पाए और एक विकास कार्यों को आचार संहिता पहले लगने से ब्रेक भी लगे हैं। क्या मानना है आपका? देखिए मनमोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के मार्फत सभी दर्शकों को बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। और रही बात चुनाव आचार संहिता की और चुनाव डिक्लेरेशन की, तो ये तो चुनाव आयोग का काम है कि कब चुनाव कराने हैं, कैसे कराने हैं। वो प्लानिंग तो चुनाव आयोग की रहती है। लेकिन जो तैयारियों की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के मूड में रहता है। हम लोकसभा से पहले भी चुनाव के मूड में थे और लोकसभा के जस्ट बाद भी लगातार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनावी रण के लिए तैयार था। कभी भी चुनाव डिक्लेयर कर ले, उसके लिए कभी कार्यकर्ता पीछे नहीं रहता। हमेशा से हमारे बूथ स्तर तक की जो टीमें बनी हुई हैं, पन्ना प्रमुख तक की जो टीमें बनी हुई हैं, तो बूथ लेवल तक के, पन्ना प्रमुख तक के लेवल के कार्यकर्ता हमारे 24 घंटे फील्ड में रहते हैं और वो अपना बखूबी काम करते हैं। और रही विकास की बात, देखो चुनाव आचार संहिता जब लगती है तो स्वाभाविक है कि विकास के काम रुक जाते हैं। लेकिन झज्जर में पहली बारी ऐसा हुआ है कि 10 साल के शासनकाल में कि जो सही मायने में एक्चुअल जो लोगों की जो समस्याएं थी, चाहे वो फ्लड के पानी को लेकर के थी, कुछ एक दो समस्याएं जो बची, जो रोड का जो रह रहा है वो थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस आ गई थी, क्योंकि पहले वो NHI के पास चला गया था, बादरगढ़ वाला जो रोड था, अब वो दोबारा HSRDC के पास आ गया, तो उसका 20 करोड़ का टेंडर लग चुका है। और उसके अलावा 18 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी झज्जर के अंदर आए थे, रैली थी हमारी अपनी। 363 करोड़ रुपए के कामों का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। तो 363 करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश के अंदर दूसरे नंबर पे हमारा झज्जर जिला है, जिसमें इतने ज्यादा काम इस साल के अंदर ही हुए। कुछ आचार संहिता की वजह से चलो अभी कुछ बच गए तो आगे होंगे, बहुत सौ के शिलान्यास थे और बहुत सौ के उद्घाटन थे। तो ऐसा नहीं है। विपक्ष का तो एक मुद्दा है कि उन्होंने तो खिलाफत करनी है। लेकिन यदि आज हर मायने में गरीब से गरीब आदमी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, चाहे वो आम आदमी को ऊपर उठाने की बात हो, जिस तरह की सोच माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की थी कि अंत्योदय की योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उस गरीब से गरीब आदमी को किस तरह ऊपर उठाया जाए, इस तरह वो अपने परिवार का जीवन यापन कर सके, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के द्वारा उनको मदद दी गई हो, चाहे आपका ना हर घर के अंदर शौचालय की बात हो, उज्ज्वला के तहत हर घर में सिलेंडर देने की बात हो, किसान को किसान सम्मान निधि देने की बात हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसान के लिए भी पहली बारी आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने डिक्लेयर किया है कि जितनी भी फसलें आपके हरियाणा के अंदर बोएंगी वो सारी MSP पर ली जाएंगी। तो पहली बारी प्रदेश को ऐसा नेतृत्व मिला है जो आम आदमी के बीच से निकल के गया हुआ है, जिसको आम आदमी की समस्याओं का पता है, वो वाकिफ है और उनका निदान का भी उनको पता है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के आम आदमी के लिए सौभाग्य की बात है कि जो रजवाड़ा शाही को खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक आम आदमी को मुख्यमंत्री बनने का काम किया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह माननीय नायब सिंह सैनी जी ने आम आदमी को ध्यान में रखते हुए काम किए, चाहे वो किसी कर्मचारी वर्ग की समस्या थी उनको दूर करने का काम किया, चाहे आम आदमी की जो सरपंचों की जो समस्याएं थी उसको दुरुस्त करने का काम किया, ताकि लोग ग्रामीण समाज के लोगों में अच्छी तरह से जिस तरह लोग चाहते हैं उस तरह काम कराएं। तो पहली बार ऐसा लोगों के मनपसंद का मुख्यमंत्री
जैसा लोग चाहते थे वैसा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। चेयरमैन साहब, एक बहुत लोकसभा चुनाव तक ये था कि कांग्रेस का विजय रथ जो है ना काफी स्पीड से दौड़ रहा था, और अब लोगों में चर्चा है कि नायब सिंह सैनी ने उस रथ के पहिए काफी मंदे कर दिए हैं। वो उनका मिलनसार व्यवहार लगा लो या पूर्व के मुख्यमंत्री की योजनाओं में बदली, और जो परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी आईडी है, उनसे बड़ी नाराजगी थी, क्या वो दूर हो पाई? देखिए, जो समस्या जो थी एक परिवार पहचान पत्र की, जो पोर्टल का जो सिस्टम शुरू किया देश में, क्योंकि हालांकि अब हम सब विदेशों में देखते भी हैं, पोर्टल का जो ऑनलाइन का जो सिस्टम है, ये हकीकत है कि देर सवेर हमने ऑनलाइन सिस्टम पर जाना पड़ेगा। और ये शुरुआत माननीय मनोहर लाल जी ने की। तो शुरुआत में क्या होता है कि ना हम लोग, हमारा जो ग्रामीण समाज के लोग हैं, उसमें इतनी अवेयरनेस होती है कि वो पोर्टल के साथ में काम कर पाए, और उसकी बदौलत जो नया काम भी जो शुरुआत होता है उसमें हम सबको एक हेजिटेशन होती है, हम सबको लगता है कि सरकार ने गलत काम किया। लेकिन जो पोर्टल की सुविधा, वो ऐसी सुविधा है कि जिसमें ना कहीं जाने की जरूरत है, ना किसी के चक्कर काटने की जरूरत है, ना किसी की सिफारिश लगाने की जरूरत है, और ऑटोमेटिकली उनके आयुष्मान कार्ड बने, उनके पीले कार्ड बने, उनकी जो बुढ़ापा पेंशन थी, वो विधवा पेंशन थी, वो घर पर बैठे हुए वो सुविधाएं आम आदमी को मिली। ये पोर्टल का फायदा है। लेकिन थोड़ा, क्योंकि हमारा ग्रामीण अंचल है और हम आईटी में इतना थोड़ा अवेयर भी नहीं है, हमारा किसान जो वर्ग है या जो आम आदमी, गरीब आदमी बेचारा है, उसको ऐसा ये महसूस होता है कि यार मुझे चक्कर काटने पड़ गए, मुझे कागज उठाने पड़ गए, और वही एक रोष लोगों का लोकसभा के अंदर देखने को मिला। ये कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी। कांग्रेस तो पिछले 10 साल से लगातार तो हम देखते रहे, आज तक अपना वो संगठन भी नहीं बना पाए, वो जिला अध्यक्ष भी नहीं बना पाए। लेकिन जो पोर्टल का जो थोड़ा बहुत गरीब आदमी में जो रोष था, जिसकी वजह से जो लोकसभा के परिणाम में थोड़ा बदलाव आया, आज जब से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को मौका मिला है, और लगातार उसी समय से 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो समाधान शिविर जो लगाने का काम किया, आज समाधान शिविरों में जाकर देखो 10-5 लोग आते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि उससे लोगों को समस्याओं का समाधान भी हो और लोग खुश भी हैं, और आज लोगों ने मन भी बना लिया है कि ऐसा मुख्यमंत्री जो हमें मिला है, वो पहली बार हरियाणा प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला, क्योंकि उससे पहले मास्टर हुकम सिंह जी थे, थोड़ा समय उनको मिला, वो भी आम आदमी से निकले हुए थे, लेकिन वो लंबा समय उनको नहीं मिल पाया। आज लेकिन फुल फ्लैश हमारे मुख्यमंत्री जो आम आदमी के बीच के निकल के गए हुए, वो हर आदमी को चाहते हैं कि हर आदमी सरकार से खुश हो। पहली बार ये हरियाणा में एक भाजपा और कांग्रेस में एक अंतर जो है ना, गांव में भी सुनने को मिलता है, शहर में भी सुनने को मिलता है। कांग्रेस से आप संगठन की बात कर रहे थे, संगठन भले ही ना हो, गांव में 2, 3, 4, 5 कार्यकर्ता होते हैं कांग्रेस के, उन्हीं की चलती है, सिफारिश भी उन्हीं की होती है, लोग उनके पास जाते हैं, वो ऊपर सिफारिश करते हैं। भाजपा में ऐसा नहीं है, क्या कारण है? क्या वो सिस्टम ठीक है कांग्रेस का, या बीजेपी का सिस्टम ठीक? देखिए, लगातार 55 साल कांग्रेस की इस देश में सत्ता रही, और तकरीबन हरियाणा के अंदर भी सत्ता रही। थोड़ा टाइम यदि लोकदल का निकाल दिया जाए तो तकरीबन कांग्रेस की सत्ता प्रदेश के अंदर भी रही है। और प्रदेश की सत्ता के अंदर जिस तरह का इन्होंने वो एक ठेकेदारी प्रथा शुरू की थी, खर्ची और पर्ची की जो सिस्टम शुरू किया था, उस ठेकेदारी प्रथा से लोग जो ठेकेदार जो थे, जिनके आज चूल्हे में चलने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है, या जिनके जो उस समय की मलाई जिन लोगों ने खाई हुई है, ये उन लोगों की एक सोच है कि जी दोबारा यदि वही सत्ता आती है तो हम इसी तरह जनता का शोषण करेंगे, जनता को लूटने का काम करेंगे। और सिर्फ झूठ बोल के कांग्रेस ने राजनीति करने का काम किया। लगातार 72-73 साल सत्ता रही, तो 55-56 साल कांग्रेस की रही। चुनाव के दौरान ये सुनने को मिलता था हम इस देश से गरीबी मिटाने का काम करेंगे। यही भाषा इंदिरा गांधी जी से लेकर के और राजीव गांधी तक ये भाषा है। और जिस तरह का इन्होंने एक प्रलोभन दिया, एक नारा दिया, लोगों को बहकाने का काम किया कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में आज नहीं, संविधान खतरे में तो जब कांग्रेस थी। कांग्रेस ने संविधान के अंदर 100 से ज्यादा संशोधन किए। और रही बात आपका हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो भी बना, उन लोगों ने अपना संविधान लिखा और अपने संविधान के हिसाब से काम किया। उन्होंने संविधान को कब माना? क्या दलितों की बस्ती जलाना संविधान में लिखा हुआ था?
चाहे दसों गांवों के अंदर दलितों का शोषण हुआ, उनकी बस्तियां जलाई गई, वो गांव से बेघर किए गए, ये कहीं संविधान में था? इन्होंने जो 8,500 रुपए दिए कि हर घर में देंगे, हर गृहिणी को देंगे, गृहिणी जो घर की मुखिया उसको 1 लाख रुपए देंगे, जो ये झूठे इन्होंने फार्म भरवाए वो दे दो ना आप, आज दे दो। एक चौधर की बात आ रही है, वही अपना मुख्यमंत्री हो, अपनी चौधर हो, तो उसका लाभ मिलेगा और विकास भी होगा। गुरुग्राम का तो कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना, फरीदाबाद का और कई जिले ऐसे हैं जो खूब विकसित हुए हैं, उनके मुख्यमंत्री नहीं बने। और हमारे मुख्यमंत्री भी बने, पहला मुख्यमंत्री झज्जर ने दिया, बेरी से दिए पंडित भगत दयाल शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोहतक से रहे हमारे क्षेत्र में, ये लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन उतना विकास नहीं हो पाया। क्या मानेंगे गुड़गांव फरीदाबाद की तुलना में? देखिए, बात जहां तक चौधर की है तो चौधर का मौका तो हमने दे दिया ना। 10 साल उस चौधर के नाम पे मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने का मौका जनता ने दिया, और उस 10 साल के अंदर यदि उसको झज्जर को छोटा भाई मानते थे तो झज्जर के अंदर कुछ करके दिखाने का काम था ना। आज जहां पर झाड़ली के अंदर जो 2 प्लांट लगाने का जो इन्होंने काम किया, और जिसकी वजह से आज इस जिले का जो किसान है वो बुरी तरह त्रस्त है, क्योंकि सबसे बड़ी मजबूरी किसान के लिए ये हो गई है कि जो बिजली वहां पर पैदा होती है, जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन जो जाता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसान के खेत के अंदर वो पोल गड़ेंगे, और एक पोल गड़ने का मतलब है कि किसान का पूरा 1 एकड़ जमीन गया। उसके अलावा जो तार जहां से जाएंगे वहां भी आदमी किसान कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो लोगों को जो आगे का जो भविष्य नष्ट करने का, जो किसान का बर्बाद करने की जो सोच थी, वो इस चौधर की वजह से हमें झाड़ली में मिली। आज जिसकी वजह से किसान रोडों पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, उसकी वजह यही है, ये जो प्लांट जो लगे और जो पोल गए, उन पोलों की बदौलत आज किसान बुरी तरह दुखी है। किसान का जहां 2 करोड़ की जमीन है वो आज 20 लाख की भी नहीं बची हुई। रही बात आपकी गुड़गांव के विकास की बात है, तो गुड़गांव का विकास करने में भी तो भूपेंद्र हुड्डा का ही हाथ है, जहां पर उन्होंने हजारों ऐसे बिल्डरों को जो है ना सीएलयू दे करके जमीन दे करके डेवलप कराई। जहां बात डेवलपमेंट की थी, आईएमटी मानेसर के अंदर फैक्ट्रियां जो लगवाने का काम किया, आगे बावड़ के अंदर बढ़ाने का काम किया, वो आईएमटी बजाय झज्जर में लाने के आपका रोहतक के अंदर जो लेके गए, तो वो आईएमटी यहां भी लग सकती थी ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन इन्होंने किसान को बर्बाद करने के लिए 9,000 एकड़ बादली की जमीन किसानों से छीन करके औने पौने दामों के अंदर और वो रिलायंस को देने का काम किया। आज वो जमीन जब किसान वहां से निकलता है तो उस किसान की आंखों में आंसू होते हैं। 1 लाख रुपए गज की जमीन मिलती है वहां पर। तो ये यदि बर्बाद किसी ने किया और डेवलपमेंट नहीं किया तो माननीय जो हमारे ठेकेदार यहाँ के हैं, जो चौधरी है इस इलाके के, ये उसकी बदौलत है का झज्जर की दुर्दशा है। आप ट्रांसमिशन लाइनों की कह रहे थे, उससे करीब 7-8 हजार खंभे कटने की बात आ रही है कि भी इतने कटे हैं, मुआवजा भी तो मिला होगा ना किसान को? अरे मनमोहन जी, मुझे ये चीज बताओ, मुआवजा भी देना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने देना शुरू किया, पूर्व की सरकार। उससे पहले किसी किसान को कोई मुआवजा नहीं मिलता था। पहली बार ये भी ऐसा हुआ उसको देखते हुए, क्योंकि मजबूरी है, यदि बिजली जाएगी तो एक सिस्टम के तहत जाएगी, उसके लिए पोल भी लगाने पड़ेंगे। तो यदि 8-9 लाख रुपए का, जो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं क्या मुआवजा है लेकिन 8-9 लाख रुपए का जो दिया है वो आज भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और जो लाइन जिस खेत से गुजरेगी उसका भी कुछ मुआवजा है, लेकिन उसमें भी हम चाहते हैं कि अब वो संतुष्ट नहीं है, हम भी संतुष्ट नहीं है और किसान भी संतुष्ट नहीं है। क्योंकि यदि इनको ट्रांसमिशन लाइन यदि लगानी भी है तो उस जमीन को एक्वायर करके ट्रांसमिशन लाइन लगाने का काम करे। यदि फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन एक्वायर की जा सकती है, यदि बिल्डिंग डेवलप करने के लिए, रेजिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए एक्वायर की जा सकती है, तो इस ट्रांसमिशन लाइन लगाने के लिए भी एक्वायरमेंट होनी चाहिए, ताकि किसान सदा तक है ना अपना कोई दूसरा कहीं जमीन देख के अपना गुजारा कर सके। क्योंकि वो 1 एकड़ जो जमीन जो उसकी बर्बाद हुई उसमें वो कुछ नहीं बो सकता, उसका बर्बादी है। थर्मल प्लांट ने बहुत सारे रोजगार दिए होंगे। थर्मल प्लांट ने जो रोजगार दिए हैं, जो उस समय की जो सोच थी, जो किसानों को भ्रमित करके, किसानों को बहका के जो जमीनें ली गई कि हर घर से, हर परिवार से वहां पर नौकरी देने का काम उस थर्मल प्लांट में दिया जाएगा, और वहां पर उन लोगों को रॉयल्टी देगी हर साल
सरकार रॉयल्टी देगी। रॉयल्टी के नाम पे तो उन किसानों को लठ मिले, और जो सर्विस नौकरी की जो बात थी, आज तक लोग वो त्रस्त हैं, आज तक वो लोग इस नौकरी से महरूम है, और आज भी वो संघर्ष किए हुए हैं कि कम से कम जो सरकार ने वादा किया था उसको निभाने का काम करें। उसके साथ साथ जो आसपास का जो इलाका था, उन प्लांटों के आसपास का जो सबसे बड़ी एक त्रासदी किसानों के साथ हुई, वो इन्होंने कंट्रोल जोन घोषित किया। उस कंट्रोल जोन घोषित होने की वजह से किसान भी अपने खेत में, जो दादालाई खेत है उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी भी अपनी सोच है कि जो किसान के, जिस परिवार की दादालाई जो जमीन है, उसको सीएलयू लेने की जरूरत ही नहीं, स्वाभाविक उसके किसान को सीएलयू मिल जानी चाहिए। उसके परिवार का कोई बच्चा वहां पर कोई काम करना चाहता है तो। एक झज्जर को कोई शिक्षा का बड़ा संस्थान नहीं मिला और ना ही चिकित्सा के लिए कोई सुविधाएं हैं। अस्पताल है, वो रेफरल है, कुछ छोटी घटना होती है, दुर्घटना होती है, थोड़ा गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसको पीजीआई रोहतक कर दिया जाता है। यहाँ सुविधाएं नहीं है। देखो तो ये इसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ साथ हमारा बादरगढ़ भी है, वो भी एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बराबर ही दर्जा है उसका है। और यहाँ जो हॉस्पिटल की बात है, तो हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का काम यदि किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहाँ कुछ जो समस्याएं हैं, जैसे अभी कुछ कर्मचारियों की भी समस्याएं थी, वो धरने पे बैठे हुए हैं। कुछ स्टाफ की भी शॉर्टेज है, जो मेडिकल जो लाइन के जो डॉक्टर जैसे रहता है, क्योंकि आज उस हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर मेडिकल की जो प्रैक्टिस है वो बाहर ज्यादा उनको कमाई रहती है, तो जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी पूरी तरह नहीं हो पाती। सर्विस जिस तरह की चाहिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, उस तरह की मेडिकल सुविधाएं अभी यहाँ पर नहीं है। उम्मीद है कि इस पे माननीय नायब सैनी जी थोड़ा, कि उनके सामने भी हमने ये प्रपोजल रखा है विचार करने के लिए कि भी थोड़ा और सर्विस बढ़ाई जाए, ताकि ये इसके सीटी स्कैन के साथ साथ में एमआरआई भी यहाँ पर रहे, ताकि हर बीमार को यदि कोई दिक्कत आती है किसी पेशेंट को, तो रोहतक ना भागना पड़े। आपको मौका मिलता है तो करेंगे कुछ सुधार? देखिए, मैं लगातार 17 साल से लोगों के बीच में हूँ, और जहां तक मुझे ये दायित्व चेयरमैनी का मिला, तो इस दौरान जो भी मेरे पास आया या किसी साथी की कोई समस्या आई, उसको 99% हमने हर आदमी को जो मेरे पास आया उसको ने बिल्कुल संतुष्ट करके भेजने का काम किया, उसके काम कराने का हमने काम किया, क्योंकि हमारा दायित्व जो आप सब लोगों ने हमें जो दिया है, जो जिम्मेवारी दी है, उसको पूर्ण तौर पर निभाने का काम किया और आगे भी दी। देखो, तो संगठन की बात है, पार्टी की अपनी सोच है कि किस आदमी को कहां से क्या दायित्व देना है। यदि मुझे भी मौका मिलता है आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से और जनता के सहयोग से, तो जो समस्याएं जो आज हैं, क्योंकि 17 साल से लगातार लोगों के बीच में हूं, तो समस्याओं से भी वाकिफ हूं, सुविधाओं से भी वाकिफ हूं, क्या क्या चीजें यहाँ नहीं मिली, क्योंकि थोड़ा समय मुझे भी मिला है जिसमें मैं कोशिश कर पाया जहां तक भी, चाहे वो बच्चों की स्कूल की बसों की समस्या थी उसको लगवाने का काम किया, चाहे जैसे भूरावास का था, या जो आपका ये कोसली के साथ में भाकली में जो स्कूल बना है, मातनेल से बस लगाने की बात थी, ताकि एजुकेशन अच्छी मिले हमारे बच्चों को आने वाले समय में। तो एजुकेशन के लिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ कोई ना कोई इस तरह की अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटी भी रहे। केंद्रीय विद्यालय भी तो बना है मातनेल में, केंद्रीय विद्यालय बना है, वो भी बन गया, वहां पर तैयार हो गया। सैनिक स्कूल की भी डिमांड है जो अभी प्रोसेस में है अभी। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी जो सरकारी तौर पर आए, सरकारी यूनिवर्सिटी रहे, जिससे हमारे युवाओं को उसका फायदा भी मिले। और उसके अलावा एक मेडिकल की भी फैसिलिटी इस तरह की, मेडिकल कॉलेज जो सरकारी तौर पे जो रहे, ताकि लोगों को दूर ना भागना पड़े, क्योंकि रोहतक सबसे पुराना जो पीजीआई हमारा है, उस पीजीआई के अंदर भी पूरे हरियाणा का रस रहता है। तो अपन चाहेंगे कि अपने यहाँ पर भी एक अच्छा, इस तरह एम्स का है जो अपना, इसमें सुविधाएं सारी चालू हो जाए, ताकि लोगों को फिर इधर उधर ना भागना पड़े और वो सारी सुविधाएं यहाँ पर ही मिले। एक चेयरमैन साहब, हर तरफ एक बात कही जाती है खास तौर से कि 10 साल सरकार को हो गए हैं, सरकार के प्रति नाराजगी है, 10 साल में नाराजगी हो जाती है, तो विधायकों में ऐसी क्या खास बात है? कांग्रेस के विधायक तो बेरी में रघुवीर कादयान है, झज्जर में श्रीमती गीता बुक्कल जी हैं, राजेंद्र जून जी भादरोड में हैं, और ये 15-15, 20-20 साल से इनके प्रति नाराजगी नहीं बनी, 10 साल में सरकार के प्रति बन गई। देखिए, ये सबसे बड़ी बात पता क्या है कि हरियाणा प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री नायब अपना मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश को एक नई शुरुआत दी, चाहे वो नौकरियों का मामला में हो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्ती की जाए, जिसमें गरीब से गरीब आदमी का बच्चा जो है वो सब इंस्पेक्टर और एचसीएस लगा। और उसी तरह विपक्ष के जो विधायक थे उनको लगातार
जो विधायक निधि थी वो उनको देने का काम किया। आज हर विधायक को 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। पीछे 25 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनको रोड डेवलपमेंट के लिए जो दिए थे, और 25 करोड़ हर हल्के के ग्राम विकास के लिए जो दिए थे। वो पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के विधायक को भी बराबर का दर्जा दिया गया है। फिर भी काम क्यों नहीं हुए? लेकिन 10 साल के अंदर होता क्या है कि सरकार से जो लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा का और चौटाला साहब का जो राज देखा हुआ है, जहां पर्सनल जो लोग कमाते थे, अपनी जेबें भरने का जो काम करते थे, उनकी दुकान भारतीय जनता पार्टी ने बंद की और निष्पक्षता के साथ में नौकरी और बदलियां करने का काम किया। आज वही लोग हैं जो सरकार की खिलाफत करते हैं। आम आदमी जो है वो संतुष्ट है। हाँ, ये है कि वर्करों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है, जो कैडराइज्ड वर्कर है, जो जिम्मेवार वर्कर है, उसको थोड़ा ये लगता है कि जिस तरह का उनका राज था वही सुविधाएं हमें नहीं मिल पाई। और ये फैक्ट हकीकत भी है कि वर्कर को वो चीजें जो मिलनी, जो उनके कल्चर में जो मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के अंदर सबको समान जो है ना हक मिले, सबको एक दृष्टि से देखा गया। और आज वही लोग हैं जिनकी जेबें भरती थी जो सरकार की खिलाफत करते हैं। बाकी 10 साल के सत्ता के कांग्रेस के शासन के बाद भी आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 लोकसभा की सीट बचा पाए थे। आज 10 साल की सत्ता के बाद भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पे खड़ी है। तो ऐसा नहीं है। अब जिस तरह का नया नेतृत्व आज जनता को मिला है नायब सैनी जी के रूप में, आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि 1 अक्टूबर का चुनाव है, जनता एक तरफा अपना मन बना चुकी है। 36 बरादरी के लोग आगे नायब सैनी को दूसरी बारी मुख्यमंत्री बनाए और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बारी सत्ता लेके आए, ताकि जो एक नया आज माननीय नायब सैनी जी ने लोगों में एक विश्वास जो जगाया है उसको न आगे आने वाले समय में पूरा कर सके। एक अब टिकट के लिए दौड़ चल रही है आपकी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में भी। आप देखिए आधा दर्जन से ज्यादा कैंडिडेट हैं जो टिकट चाहने वालों में, उनमें आप भी हैं। जमीन पर आप काम करते हैं और फिर पैराशूट से कोई आदमी आके टिकट लेता है तो कैसा महसूस होता होगा? क्या पैराशूट वाले को मिलना चाहिए या कार्यकर्ता को जो जमीन पर काम करता है? देखिए, अच्छी बात है, पार्टी के अंदर जितने भी कैंडिडेट होंगे उससे पार्टी का ये पता लगता है कितना लोग चाहते हैं और कितने पार्टी की पॉपुलरिटी है। कोई नेताओं का आने का मतलब ये है कि पार्टी का ग्राफ उठा है और लोग चाहते हैं। और रही बात आने वाले पैराशूटेड कैंडिडेट जो आते हैं वो कुछ समय के लिए आते हैं और ना उनकी सोच ऐसी होती है कि पार्टी की जो विचारधारा है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है कि राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद दल, फिर मैं। तो वो सोच जो कांग्रेसी प्रवृत्ति के लोग है ना, जो टिकटार्थी लोग हैं, वो आते भी हैं, समय के साथ साथ बदलते हैं और उनकी भी इच्छा होती है कि भाई हम चुनाव लड़ें उस पार्टी में जाकर के। लेकिन ये पार्टी के संगठन ने देखना है और संगठन हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो कैडराइज जो कार्यकर्ता है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है, ताकि उसी विचारधारा को वो आगे बढ़ाने का काम करे। ये स्वाभाविक है, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो उस हिसाब से कैंडिडेट और भी बहुत बाहर के भी आते हैं अपनी इच्छाएं लेकर के। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आए और उनको टिकट मिले और वो चुनाव लड़े, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी है, एक संगठन की पार्टी है। संगठन अपने हिसाब से सोच समझ कर टिकट देता है और ताकि आने वाले समय में वो वर्करों को भी इस तरह साथ लेके चले, पार्टी की विचारधारा को भी आगे बढ़ाए। मैं भी उसमें एक जिम्मेवार हूँ। मुझे भी हालांकि 2019 में पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन जिस आपकी सोच के साथ पार्टी ज्वाइन की थी कि भाई एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक राष्ट्र की विचारधारा के साथ पार्टी चली हुई है, उसी सोच में आज हम पूरी तरह रलमिल ढल गए हैं। हमारा भी एक ही ध्येय है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद दल, फिर हम। तो रसूख और धनबल भारी पड़ जाता है तो कार्यकर्ता टूटता भी है? ऐसा नहीं होता। देखो, हर आदमी परिणाम भी विपरीत रहते हैं कई बार। हर आदमी ये कोशिश करता है मैनिपुलेट करने की, चाहे वो पैसे के दम पे हो या और लोगों को भ्रमित करके करने का काम हो, लेकिन वो ज्यादा लंबा नहीं चलता है। वो कहते हैं ना, काट की हांडी एक बार ही चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। वो कुछ टाइम तक भ्रमित करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भ्रमित नहीं होता। चाहे उसको पैसे का लालच दे लो, किसी पावर का लालच दे लो, क्योंकि लगातार 10 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी को आगे बढ़ाता हुआ चल रहा है।
तो आज भी ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो उसको भ्रमित कर सके या पैसे के लालच में उसको तोड़ सके। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के साथ है, कमल के फूल को जो लेके आएगा उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन ये जो पैसे का जो है बोलबाला रहता है, ये हर पार्टियों में होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं चलता कि पैसे के दम पर वो टिकट भी ले आएगा कोई आदमी और पैसे के दम पर वर्करों को भी भ्रमित करके या वर्करों में पैसे बांट के वो चुनाव जीत जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो चलिए, एक तो ये है कि भी आपको मान लो पार्टी दे तो टिकट क्यों दे, और दूसरी बात ये है कि आप जनता, इस झज्जर की जनता को क्या दे पाएंगे? देखिए, क्यों का तो कोई कारण नहीं होता है। कोई कारण तो होगा। क्यों दे? जो आपको टिकट मांग रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, या और कोई कारण? मैं लगातार 17 साल से लोगों के बीच में हूँ और आप सब मेरी कार्यशैली से भी वाकिफ हैं। मैं अपनी पार्टी के साथ हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो जिम्मेवारी जो आज मुझे आप लोगों ने दी हुई है वो मैं पूरे जिले का हूं, तो मैं हर आदमी को एक समान देख के चलता हूं। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को किस तरह सुख सुविधाएं दे, लोगों का जीवन यापन ना ऊपर उठाने का काम करें, ये अपनी एक सोच है। मैं 36 बरादरी के लोगों में अपनी एक पहचान भी है, अपनी एक पकड़ भी है, और ऐसा गांव का कोई गली नहीं जिसमें मैं ना गया हूं, घर घर ना बैठ गया हूं, लोगों के बीच में ना गया हूं, लोग मुझे ना जानते हो, ऐसा कोई गांव या कोई गली नहीं है। उसकी बदौलत लोगों ने मेरे स्वभाव से को भी जाना है। जिस तरह का चुनाव में जिला परिषद का लड़का, मात्र 7 दिन के अंदर ही, मेरी तो अपनी वोट भी ना थी, मेरा अपना गांव भी ना था, इसमें 14 गांव ऐसे थे जिनमें मैं कभी गया ही नहीं था, 14 के 14 गांव, लेकिन लोगों का जो प्यार प्रेम है, पूरे जिले के लोग उसके अंदर गए और एक तरफा 3588 वोटों से एक हफ्ते के अंदर जिता के ले आए। इसी तरह जो लोगों का प्यार है, जिस तरह लोगों के बीच में मैं 17 साल से रहा हूं, लोगों की सोच है कि इस भाई को यदि मौका मिलता है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और मौका देना संगठन का काम है। संगठन जो सोच लेकर चलेगा हम उसके साथ में है। यदि मुझे मौका मिलता है तो लोगों की आशाओं पर खरा उतरने का काम करूंगा। जिस तरह की अब की जो सोच है वही सोच आगे मेरी रहेगी। जो भी साथिया, जो भी कार्यकर्ता, जो आदमी आया उसको पूर्ण तरह संतुष्ट करके उसके काम करके उसको भेजने का काम करेंगे। ये थे कप्तान बिदाना जी, चेयरमैन जिला परिषद और भाजपा के नेता झज्जर से टिकट चाहने वालों में। इनका कहना है कि पार्टी ने अगर उनको झज्जर से टिकट दिया तो वो निश्चित तौर से भाजपा की झोली में एक एमएलए की सीट डालेंगे और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए चहुमुखी विकास कराएंगे और सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे।